हेलो हेलो। लिक्विड और गैस को कंबाइनली कहा जाता है फ्लूइड। क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स जो होते हैं, उन फ्लूइड्स में हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर फ्लूइड रुका है किसी कंटेनर में तो किस तरीके से वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस कंटेनर की दीवारों पर कितना फोर्स लगाता है, कितना गहराई पर जाने पर कितना प्रेशर वेरी करता है। ये चीजें अपन फ्लूइड स्टैटिक्स इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है फ्लूइड डायनेमिक्स का कि अब फ्लूइड यानी लिक्विड या गैस अब किसी पाइप वगैरह में फ्लो हो रहे होंगे, तो किसी पाइप में फ्लो होते उन फ्लूइड्स को स्टडी किया जाता है, कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। बर्नौली इक्वेशन वगैरह सब इसी में आती है, आपने नाम सुना होगा। उसी फ्लूइड में सरफेस पर एक थोड़ी अजीब प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की सरफेस पर एक थोड़ी अजीब प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक अलग फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहते हैं। और हम आदर्श फ्लूइड मानते हैं कि उस तरल की जो वहां बह रहा है उस तरल की दो लेयर के बीच में कोई आकर्ष घर्षण ना हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं आदर्श फ्लूइड। पर फ्लूइडों में जब दो परतों के रूप में जब किसी सतह पर द्रव बह रहा होता है तो द्रवों की परतों में भी आंतरिक बल लगता है जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, श्यानता। इस तरीके से हमारा फ्लो चलता है। तो सबसे पहले यहां पर हम फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब क्या कहते हैं हिंदी में? द्रव स्थैतिकी। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लो, द्रव स्थैतिकी। अब यहां पर क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज अब द्रवों के लिए जो हम जानते हैं, सुनते जाइए, देख लेना हेडिंग वेडिंग कहां भाग के जा रही है। तो हम यहां पर कहते हैं कि जब हम द्रवों के लिए बातें करना शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज जो जो हमने देखा, पृष्ठ तनाव, श्यानता, रुके हुए लिक्विड में क्या क्या गुण होते हैं, बहते हुए लिक्विड में क्या गुण क्या समीकरणें होती है, वो सब हम देखेंगे। तो स्थिर इस लिक्विड में हमने कहा कि जब कोई फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब यहां पर अपने पास जो हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, लिक्विड और गैस। और जब ये यहां पर स्थिर अवस्था में है तो सबसे पहली चीज अपन यहां पर देखते हैं घनत्व। एक गुण यहां पर अपन समझना शुरू करते हैं, घनत्व। और घनत्व के हिसाब से क्या किस प्रकार के सवाल होते हैं उन्हें समझते हैं। तो आप जानते हैं घनत्व की साधारण परिभाषा क्या होती है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व जिसको यहां पर रॉ से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कैसा है, द्रव कोई भी होगा तो वो कैसा होगा, आयतनिक। द्रव ऐसा तो है नहीं ना रेखीय द्रव्यमान होगा या पृष्ठीय द्रव्यमान। द्रव है यानी किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, और किसी पात्र में अगर कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है तो हम जब उसके घनत्व की बात करेंगे, आयतनिक घनत्व की बात करेंगे, और उसके लिए रॉ बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहां पर इस घनत्व के लिए यानी द्रव्यमान बटे आयतन के लिए कुछ चीजें यहां पर रहती है। पहली, एक इस प्रकार की वस्तु है, किसी, मान लो किसी अपन ने ठोस पदार्थ की ही बात कर लेता हूं। एक ठोस पदार्थ, एक कोई सॉलिड है, और उस सॉलिड ठोस पदार्थ को लेकर अपन ने एक ठोस गोला बनाया है, पूरा अंदर तक भरा हुआ है ठोस गोला। इस गोले को बनाने में जितना पदार्थ यूज हुआ है उस पदार्थ का द्रव्यमान है m।
और जितना आयतन अपन ने इस पदार्थ का बनाया है वो आयतन है v। अब अगर यहां पर अपने से कहा जाए कि जो भी पदार्थ है वो पूरा पूरा यहां पर भरा है ना बेटा, खाली कहीं भी नहीं है, पूरा पदार्थ यहां अंदर तक भरा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जब इसके लिए घनत्व की बात होगी तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां पर कितना आयतन है v, और जो घनत्व है, जो द्रव्यमान है वो पूरा यहां पर वितरित है कि नहीं है, कोई खाली वगैरह कुछ भी नहीं है, यहां पर पूरा पूरा द्रव्यमान m यहां पर हमने यूज किया हुआ है। वहीं एक परिस्थिति ऐसी होती है कि हम एक वस्तु बना रहे हैं कुछ इस प्रकार, खोखली, जिसमें पदार्थ कहां इस्तेमाल किया गया है, मात्र परत पर। कहां पर बेटा, परत पर, अंदर क्या है, खाली है, वेकेंट है। अब इस खोखली वस्तुओं का अगर घनत्व पूछा जाता है तो खोखली वस्तुओं के घनत्व के लिए क्या मैंने यहां पर इसकी बाह्य जो आकार है, बाह्य आकार दोनों परिस्थितियों में क्या रखा है मैंने, सेम। यानी देखे जाने पर एक ठोस गोला रखा है, एक खोखला गोला रखा है, आप उन्हें दूर से देखते हैं तो आपको दोनों का आयतन कैसा नजर आना चाहिए, समान। पर जब उठाते हैं तो हमें पता है एक भारी और एक, ये कब पता लगेगा, जब उठाएंगे, जब उनका वजन तोलेंगे। तो बाह्य रूप से दिखाई देने पर यहां पर आयतन क्या है, समान है। इसका घनत्व यहां पर जो भी है, इस पूरी वस्तु का घनत्व हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि आयतन बाहर दिखने पर हमें समान नजर आया, पर द्रव्यमान यहां पर m डैश क्या नजर आएगा, कम। इसमें m डैश कम नजर आएगा, और m डैश अगर कम नजर आएगा तो अपने को इस वस्तु का घनत्व कैसा नजर आएगा, कम। वस्तु का पदार्थ वही है, मान लो यहां पर लोहा है, यहां भी लोहा है, पदार्थ वही इस्तेमाल कर रहा हूं, पदार्थ का घनत्व भी वही है। मान लो लोहे का घनत्व जितना भी होता होगा 20-25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वगैरह जो भी, तो घनत्व वही अपन यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पदार्थ वही इस्तेमाल कर रहे हैं, पर चूंकि यहां और यहां में क्या है, वस्तु खोखली है, खोखली होने के कारण अंदर से अंदर उतना द्रव्यमान नहीं होने के कारण हमें उस वस्तु का घनत्व उस पदार्थ के घनत्व की तुलना में क्या मिलेगा, कम। मानते कि नहीं मानते भाई, अगर इतना बड़ा लोहा में ले लेता हूं तो उस लोहे का घनत्व मान लो मैंने कहा 20 या 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जब अपन उसे खोखला करके बनाएंगे तो अपने को उस वस्तु तुलनात्मक रूप से कैसी नजर आएगी, वो वस्तु हल्की। यानी वस्तु का घनत्व कैसा नजर आएगा, कम। मतलब मेरा ये कहना है कि यहां पर घनत्व किसका, मटीरियल का, पदार्थ का, वो क्या है, ज्यादा है। पर जब अपन ने उससे खोखली वस्तु बनाई है तो उस वस्तु का जो घनत्व जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस वस्तु के घनत्व में m डैश क्या निकल कर आया है, कम। और इसके कारण उस वस्तु का जो घनत्व आएगा वो क्या आएगा, कम। समझ रहे बात को। यहां जब हमने ठोस वस्तु ही ली है तो ठोस वस्तु की उस कंडीशन में जितना पदार्थ हमने उस वस्तु को बनाने में यूज किया है वही सेम घनत्व किसका आएगा, उस वस्तु का, क्योंकि जितना पदार्थ है वो पूरा पूरा उस वस्तु में भरा हुआ है, जितना द्रव्यमान है वो सारा उसी पदार्थ का है, जितना आयतन घेरा गया है उसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया है। तो चाहे हम पदार्थ के घनत्व की बात करें या उस वस्तु के घनत्व की बात करें, दोनों चीजें क्या रहेगी, समान। जैसे मान लो 1 किलो लोहा अगर 20 किलो का फील होता है तो हम कहते हैं कि जब 1 किलो लोहे से अपन किसी इस प्रकार के गोले को बनाएंगे तो उसका वजन 20 किलो नजर आएगा, और मान लेता हूं उसका आयतन जो है वो कितना है, कुछ एक्स मान लेते हैं उसका आयतन, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20 kg बटे एक्स। और यहां वैसा ही बाहर से समान दिखने वाला जब अपन ने एक गोला बनाया है तो उस कंडीशन में यहां पर परत परत पर अगर मुझे मटेरियल चढ़ाना है तो मान लो कितना चढ़ाएगा, 2 किलो 3 किलो, अंदर से खाली है, आयतन वही रहा, तो घनत्व हमें यहां पर इस प्रकार की वस्तुओं का क्या नजर आएगा, कम। ज्यादा इस पर विशेष बात नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल से समझेंगे। पहले हम यहां पर कुछ रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस मतलब कुछ वैल्यूज, जैसे हम पानी के घनत्व की बात कर लेते हैं, पानी का घनत्व। रॉ डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर, कितना होता है बेटा, तो पानी का घनत्व यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और
इसका मतलब कुछ ऐसा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पता है कुछ इस तरीके का होता है। इतना सा, समझ रहे, मतलब एक घन मैंने बनाया है जिसकी एक भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर, कुछ इतना सा ही होता है 1 सेंटीमीटर, इतना सा, यानी इस छोटे से, इस आयतन में जितना पानी भरा जाएगा उस पानी का भार कितना निकल कर आएगा, 1 ग्राम। इसकी दूसरी इकाई जो होती है वो होती है कुछ इस प्रकार से, कि अगर मैं मीटर क्यूब में नापूं तो उसमें वजन आता है 1000 kg/मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब यानी एक ऐसा पात्र जिसकी, एक ऐसा घन जिसकी भुजा कितनी हो, 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर, इस प्रकार से इसकी 1 मीटर ऊंचाई और 1 मीटर चौड़ाई। तो एक बड़ी सी टंकी जैसा बनेगा, और उस बड़ी सी टंकी में जब अपन पानी भरते हैं तो उसका द्रव्यमान, उसमें भार पानी का होता है 1000 kg/मीटर। ठीक है बात। तो यहां पर इन चीजों को लिखो, एक सवाल, एक दो सवालों के साथ अपन शुरुआत करेंगे।
बेटे यहां पर इस सवाल में एक बार गौर से इस बात को सुनिएगा, समझिएगा कि ठीक है, ज्यामिति आपको समझ में आ रही है कि हमने एक गोलीय कोश तैयार करना चाहा है। उस गोलीय कोश को तैयार करने के लिए परत पर कुछ मेटल, कुछ अपन ने धातु का इस्तेमाल करना चाहा है। यहां घनत्व किसका पूछा है? पदार्थ का। यहां दो टर्म होती है बेटा, पदार्थ का घनत्व और वस्तु का घनत्व। पदार्थ का घनत्व और, अब अंतर क्या है? अगर मैंने यहां पर कहा कि पदार्थ का घनत्व इस्तेमाल कीजिए, तो पदार्थ के घनत्व के लिए हम क्या करेंगे? पदार्थ का कुल द्रव्यमान बटे पदार्थ का कुल आयतन। अब पदार्थ कहां पर है, इसका आयतन कैसे निकलेगा? तो बड़ा वाला गोला मैं यहां पर क्या लिख दूं बेटा, उसको R2, और अंदर वाले गोले को क्या लिख दूं, R1। तो घनत्व पदार्थ का कुल आयतन कितना हो जाएगा बेटा? 4/3 पाई R2³ माइनस 4/3 पाई। अगर मुझसे यहां पूछा जाता कि उस वस्तु का घनत्व निकालिए, तो वस्तु का कुल भार तो क्या ही रहता बेटा, m, और वस्तु का कुल आयतन कितना होता? 4/3 पाई R2³। ये है अंतर जो मैं समझाना चाह रहा था। पदार्थ भी वही है, सब चीजें वही है, पर पदार्थ के घनत्व में सिर्फ पदार्थ के द्वारा घेरा गया आयतन लिखना है, और वस्तु के घनत्व में कुल वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन। अब वस्तु ने कितना आयतन पूरा घेर लिया? इतना, अंदर तो खाली रहा। ये है बात। तो हमें ये नहीं निकालना, फिलहाल हमें ये वाली बात करनी है। सॉल्व करें। फोर पॉइंट, हाँ बेटे, हाँ क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या कह रहा है। 18,000 नहीं यार। कुछ ऐसा देख सकते हैं, यहां पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है बेटे? 2.2। क्या क्या कॉमन आएगा? 4/3 पाई, और पाई का भी वैल्यू क्या लिख सकता हूं? 22/7। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? R2³ माइनस R2 कितना है? 4। तो 4/100 का क्यूब माइनस 2/100 का क्यूब। ये आप देखें यहां पर, तो मैं एक पॉइंट हटाने के बदले नीचे क्या कर दूं? 10 से गुणा कर दूं, है ना बेटा? और 22 से 22 उड़ा देता हूं। सही की समस्या है। तो अब यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, ये हो गया घनत्व। ऊपर कितना बचा? 1। और नीचे ये हो गया 4
और एक 0 मिलके 40, और नीचे ही हो गया ये 3 × 7। और फिर अब इस ब्रैकेट के अंदर की अगर बात की जाए, 7 के साथ में यहां पर क्या करता हूं बेटा, ये 100 जो है ना, 100, इसको 10⁻² बनाकर कॉमन लेता हूं, तो 10⁻² अगर 3 पावर के साथ बाहर आएगी तो 10⁻6 बनेगी। और यहाँ क्यूब के अंदर जो बचा वो बचा 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 2 का क्यूब 8, तो 64 - 8। बाकी ये 10 भी लिख लिया ना अपन ने 40 बना के, सब चीजें यहां पर लिख चुके। अब अपन क्या करते हैं, जो जो यहां पर हर में भी हर में है उसे पलटा देते हैं। तो 3 × 7 × 10⁻6 बटे 40 × 64 - 8, 56। ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। अभी अब अपन यहां पर एक 0 से 0 एक काम कर लेते हैं ना, मैं यहां पर इसमें से 1000 बाहर निकाल लेता हूं, 10⁻³ रहने देता हूं, यहां पर 40 और यहां पर 8, ताकि एक 0 से एक 0 काटा, 4 से ये 100, 25 बार काटा, तो ऊपर कितना बचा, 75/8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर, है ना। इसको और ज्यादा काटा पीटी नहीं कर सकते 75 और 8 को, तो वैसा ही रहने दो, या पॉइंट्स में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। क्या कह रहा है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर किन्हीं दो द्रवों को मिक्स करके उस मिक्सचर के घनत्व के सवाल पूछे जाते जाते हैं, उस पर बात करते हैं, है ना। मिक्सचर बनाना है दो द्रवों को मिलाकर और उसके घनत्व की बात करनी, बढ़ा दो आगे। तो हमने कहा दो पदार्थ हमने यूज किए हैं, दो द्रव हमने यूज किए हैं, दो लिक्विड या गैस जो भी यहां पर मान लेते हैं, और इसमें एक तो है ρ1 वाला और एक है ρ2 वाला, और इन दोनों को मिक्स करके अपन यहां पर रॉ मिक्सचर ज्ञात करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला तो बेसिक सेम ही रहेगा कि जो भी मिक्सचर आप वहां पर उसका घनत्व जानना चाहते हैं, उसका मिक्सचर का द्रव्यमान और मिक्सचर का ही आयतन, इनको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहां पर m किसका आ गया बेटा, मिक्सचर का, और आयतन भी किसका आ गया बेटा, मिक्सचर का। अब इसमें क्या होता है, दो केस बनते हैं कि अपने को दोनों जो भी पदार्थ वहां पर हमें मिक्स करने हैं उनका घनत्व ρ1 ρ2 दिया हुआ है। अब उसके साथ उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा जानकारी दी है ताकि मिक्सचर का वहां पर घनत्व निकाला जा सके, तो उसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, जब अपने को यहां पर द्रव्यमान दिया हो, द्रव्यमान दिए हो, यानी अपने को यहां पर क्या दे रखा है, m1 और m2। और केस 2 यहां पर बनता है जब आयतन दिए हो, यानी V1 V2। तो देखिएगा अब यहां पर मुझे निकालना है रॉ मिक्सचर का। रॉ मिक्सचर के लिए फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, m मिक्सचर अपॉन v मिक्सचर। और m मिक्सचर कितना हो गया, क्योंकि अपने को दोनों पदार्थ जिनको मिला रहे हैं उनका द्रव्यमान सीधा सीधा दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस अपॉन, और यहां पर नीचे अपने को क्या लिखना है, आयतन। अब आप जानते हैं रॉ बराबर m बाय v, तो अगर मैं यहां से लिखता हूं v बराबर m बाय रॉ, लिख सकते हैं, या फिर यहां से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि मास बराबर रॉ। तो फिलहाल मैं ये वाला यूज करने जा रहा हूं। तो मुझे जब पहले वाले पदार्थ का घेरा गया आयतन लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, m1 बटे
रॉ 1। और यहां नीचे क्या हो जाएगा, M2 बटे रॉ। और इसमें मजे की बात ये आती है कि अगर जो दोनों द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान M1 M2 क्या हो जाए, M1 बराबर M2 हो जाए, उस परिस्थिति में उस बनाए गए मिक्सचर का घनत्व कितना होगा। तो आप दोनों m को प्रतिस्थापित करके एक सिंगल m लिख देंगे, तो ये भी m, ये भी, तो ऊपर कितना हो गया 2m, नीचे ये भी m, ये भी m, तो m क्या आ गया कॉमन। यहां पर नीचे क्या बचा, 1/ρ1 प्लस 1/, और मैं एलसीएम ले लूंगा ρ1 ρ2, और यहां क्या हो जाएगा ρ1 प्लस एम से एम कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा 2 ρ1 ρ2 बटे। वहीं जब आयतन मुझे दिए हुए हैं, तो आयतन दिए जाने की उस परिस्थिति में उस मिक्सचर का घनत्व कैसे निकलेगा, ऊपर क्या चाहिए कुल द्रव्यमान, नीचे क्या चाहिए, नीचे क्या चाहिए, और कुल आयतन, तो सीधा सीधा आयतन दे रखे ना, तो कुल आयतन के लिए दोनों आयतनों को जोड़ दूंगा। और जब ऊपर द्रव्यमान निकालने की बात आएगी, तो द्रव्यमान m निकालने के लिए ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 ये इस्तेमाल कर लूंगा। और इसमें भी विशेष परिस्थिति क्या हो जाएगी कि मिलाए गए जो द्रव्यमान, जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव है, उनका आयतन v1 v2 क्या हो सेम। तो उस कंडीशन में उस मिक्सचर का घनत्व कितना हो जाएगा, यहां भी v, यहां भी v, यहां भी v, यहां भी v, सब जगह v कॉमन लेके काट देंगे, तो ऊपर क्या बनेगा, और नीचे v और v 2v, तो v तो कट गया, क्या बचा। यानी इसका मतलब यह है कि जब मिलाए गए दोनों पदार्थों में या दोनों द्रवों में, दोनों फ्लूइड्स में वॉल्यूम अगर सेम है, तो वो जो मिक्सचर का घनत्व आएगा वो यहां पर ρ1 प्लस ρ2/2 आएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरिथमेटिक मीन, हिंदी में समांतर माध्य। अरे यही तो होता है भाई समांतर माध्य। पता नहीं है। और ये जो होता है ना बेटा, 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, गुणोत्तर नहीं होता, गुणोत्तर भाई √ab होता है, √ab, एक राशि a एक राशि b, है ना। ये यहां पर होता है हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। तीन प्रकार के माध्य पढ़ते हैं ना अपन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो समांतर माध्यम में तो सीधा सीधा a प्लस बी बटे 2 हो जाता है, हरात्मक माध्यम में उल्टा होता है, 1/a प्लस 1/b अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/ माध्य। वो छोड़ तू, तो फॉर्मूले देख ले, तो तेरे से नाम कोई नहीं पूछ रहा, पूछेगा तो फिर लुढ़क जाना। मैथ्स कमजोर है तुम्हारी, मैथ्स कमजोर है तुम्हारी, खाना सही नहीं मिलता। लिखो लिखो जल्दी लिखो। इस पर आधारित सवाल करेंगे तो अपने आप फॉर्मूला का उपयोग समझ आएगा। थोड़ी सी सही बात है, थोड़ी सी मैथ्स वाला पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते। टारगेट बस हमारा ये है, कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी हम पहले सीख लेते हैं, ताकि उसके बाद चैप्टर में कॉन्सेप्ट जब बढ़ेंगे तो अपने को सवाल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा।
लिख लिया बेटा इधर का, ये पूरी बाकी की कहानी। सवालों पे आ गए सब लोग? यार मॉड्यूल देना, कुछ टर्म्स मुझे हिंदी में देख। अरे इसी में, ये मॉड्यूल 2 में ही यार।
होगा बेटा? चलिए पहले वाले में बता दीजिए। 4/3 रॉ। क्योंकि यहां पर अपने को क्या कहा है कि दोनों तरल, जो भी दोनों द्रव जो हम यहाँ पर मिला रहे हैं, रॉ 1 और 2 रॉ और 2 रॉ, समान द्रव्यमान में मिक्स किया है। द्रव्यमान समान है तो हमने यहाँ पर क्या सीखा था, M1 M2 अगर समान है तो हमने कहा था हरात्मक माध्य वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो जब अपन यहाँ पर इस मिक्सचर का घनत्व लिखेंगे तो जो मिक्सचर का घनत्व वाला फॉर्मूला आया होगा वो क्या आया होगा, ρ1 ρ2 अपॉन 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। और यहाँ पर ρ1 ρ2 यहाँ पर ये हो गया रॉ और 2 रॉ, और नीचे जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रॉ। ये काट दीजिएगा, एक 4 रॉ बटे 3। यहाँ पर अपने को क्या बोला है कि 300 ml बराबर द्रवों को, यानी दोनों 300 ml वहां पर बराबर आयतन में अपने को द्रव मिलाने हैं। और बराबर आयतन में द्रव मिलाने पर जो मिक्सचर का घनत्व मिला वो क्या हो गया, तो हम यहां पर इस जब बराबर आयतन में मिलाते हैं तो उस कंडीशन में मिक्सचर का जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला समांतर माध्य ρ1 प्लस ρ2 बाय, यही होता है बेटा। और मिक्सचर का कितना बोल रखा है इन्होंने, 8, और पहले का 5। तो दूसरे वाले का घनत्व ρ2 अपने को निकालना है। ये उधर गया कितना, तो ρ2 बराबर 11, इकाई है ग्राम पर सेंटीमीटर की। इस तीसरे वाले में ρ1 ρ2 ही बताना है भाई, बता। नहीं नहीं, अलग अलग में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं बताने, अलग अलग में बताने कि ρ1 का मान कितना है, ρ2 का मान कितना है। 6 और 2 आ रहा है। चल, तो इस ऐसे सवालों को देखो ध्यान से समझना। ऐसे सवाल में मैं पूरी बहुत लंबी विधि का इस्तेमाल ना करके आपको जो करना है, वास्तव में आपको जो सीखना है, उस पॉइंट पर आता हूं। यहां हमसे क्या कहा गया है, जब मिलाए गए द्रवों का आयतन समान है, तो याद करो जब आयतन समान है तो उस परिस्थिति में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो घनत्व मिक्सचर का घनत्व है उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, रॉ मिक्सचर, आयतन समान है तो वो मान कितना है, 4। ये 2 उधर जाके, और यहां से ये आ गया ρ1 प्लस ρ2। एक समीकरण तो यही है ना बेटा, कि ρ1 प्लस ρ2 का मान आपको यहां से मिल चुका है। एक दूसरी परिस्थिति जिसमें क्या कहा है, जब द्रव्यमान समान है, और द्रव्यमान अगर समान है तो उस परिस्थिति में अपने को रॉ मिक्सचर का क्या फॉर्मूला याद रखना है, 2 ρ1 ρ2 बटे ρ1 प्लस, कितना है मिक्सर का घनत्व, 3। ρ1 प्लस ρ2 कितना है, 8। तो ये उधर जाकर 3 गुणा 8 बटे 2 बराबर ρ1 ρ2। अब हमारा काम यहां पर दोनों द्रवों का घनत्व निकालना है। और यहां पर आपका सबसे बेहतर या अंत में जो तरीका निकल कर आता है वो यही है, ध्यान से सुनना बेटे। याद करो कि अगर मैं इस परिस्थिति में कुछ ये चीज लिखता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं सब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप ये भी जानते हैं कि अगर यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता तो क्या हो जाता है, नहीं 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 नहीं। अब मुझे चाहिए कि जब मेरे पास ρ1 प्लस ρ2 यानी ये वाला मान है, मेरे पास दोनों का गुणनफल भी है, मुझे अगर ए और बी का अलग अलग मान निकालना है तो बेटा कुछ भी करके मेरे पास उन दोनों का घटाया हुआ मान यानी ए माइनस बी यानी ρ1 माइनस ρ2 अगर मुझे पता लग जाए, मेरा पूरा काम हो जाएगा। और ध्यान से देखना बेटा, मैं पूछता हूं इसमें और इसमें अंतर कितना है। यानी अगर मैं यहां से कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको घटाऊं तो माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं तो यहां माइनस, यहां, यहां,
और यहां माइनस माइनस प्लस। पता ना ये विधि अपने को। तो अगर मैं यहां पर इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया बराबर के उधर की राशि समझ आ गई बिल्कुल। ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस और प्लस 4ab। तो अगर आप यहां से यकीन माने कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना है बेटा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको इधर लाया ना, a माइनस बी को इधर ले आया और 4ab को उधर ले गया, तो माइनस एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और ये हो जाएगा a प्लस बी का मान 8 का स्क्वायर 64, और 4 गुणा ए बी का मान 12, 64 माइनस 48 कितना आया? 16 आया ना बेटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 16, तो ए माइनस बी, अरे बोलो, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी चाहिए। अब ए प्लस बी भी आ चुका है 8, ए माइनस बी आ चुका है 4, तो यहां पर मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। आपने यहां पर कहा रो वन प्लस रो टू कितना आ चुका है? 8, और रो वन माइनस रो टू कितना आ चुका है? 4। अब इन दोनों में से रो वन रो टू निकालना है, तो पहले दोनों को जोड़ दूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 रो वन बराबर 12, यानी रो वन बराबर 6, और रो वन का मान यहां रख दोगे तो रो टू बराबर 2। नहीं, ये करना ही पड़ेगा, एक तरीका था। ऐसा सवाल आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, ये पैटर्न, ये वैरायटी। तो जरूर इसीलिए मैंने कहा कि इस फॉर्मूले पर, इस तरीके की ट्रिक पर, ट्रिक बोल दो या कैलकुलेशन बोल दो, जैसे भी करते, इस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता। और भी तरीके अगर मैं लगाता तो भी अंत में कंक्लूजन या परिस्थिति यही यहां पर ही लाकर हम खड़े हो जाते। इतना खुश कैसे रहता है तू? लिखा भैया? चले।
देखो बेटा, घनत्व तो अपनी जगह पर है कि जब भी किसी भी पदार्थ का घनत्व ज्ञात करना है तो उस पदार्थ का कितना द्रव्यमान इस्तेमाल हुआ है और उस पदार्थ का उपयोग में लिए गए उस पदार्थ का आयतन कितना है। पर कुछ जगहों पर क्योंकि क्या है, कुछ टर्म्स है, टर्म्स को जब भी हायर स्टडीज वगैरह में बहुत कॉमन इस्तेमाल के लिए यूज किया जाता है, तो एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक या सापेक्षिक भी बोल सकते हैं इसे, रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी कैसे परिभाषित होती है? तो बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप परिभाषित किसको करना चाहते हैं? घनत्व को, पर किसी दूसरी चीज के सापेक्ष। अब यहां पर कहा गया है उस उपयोग में लिए गए पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। मतलब यहां पर किसके सापेक्ष घनत्व का मेजरमेंट हो रहा है? पानी के घनत्व के सापेक्ष। अब संकट यहां पर ये आता है बेटा कि पानी का घनत्व जो होता है ना बेटा, वो पानी का घनत्व तापमान के साथ बदलता है। पानी का घनत्व किस ताप पर पानी का घनत्व न्यूनतम होता है? पढ़ा भाई आपने? अरे पूरा थर्मल पढ़ के आए हो यार। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व न्यूनतम होता है? तो जो यहां पर पानी का घनत्व आपको इस्तेमाल करना है वो कौन सा? 4 डिग्री सेल्सियस वाला घनत्व इस्तेमाल करना है। और उस घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व जो हम देखते हैं रॉ वाटर, उसी को हम क्या कह देते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है मुद्दा? चलिए, इसका मतलब यह है कि जैसे यहां पर कोई अपने को, इसको यूं भी लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, तो रॉ जो भी मटेरियल है अपॉन रॉ वाटर। बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला घनत्व अपन ये यूज करेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या अगर किलोग्राम में लिखना है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसा इसका उपयोग कहां पर किस प्रकार से होता है कि जैसे बोल दिया, एक तेल की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है। कोई इकाई नहीं लिखी है, सिर्फ क्या लिख दिया? आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी यहां पर आप जानते हैं दो घनत्वों का क्या है? अनुपात। इसीलिए ये क्या होती है? इकाईहीन राशि होती है। ये बात समझ आती है बेटा? तो यहां पर कह दिया कि तेल की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है। अब अगर अपने से वास्तव में यह पूछा जाता है कि मतलब इस रिलेटिव डेंसिटी 0.8 का मतलब क्या है, कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या कितना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वैसे बताओ, तो उसके लिए हम सीधी सीधी बात यहां पर इस फॉर्मूले से सीख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी, जो भी यहां पर ऑयल है उसकी डेंसिटी मुझे पता करनी है, और वाटर की डेंसिटी मैं यहां पर रॉ वाटर लिख देता हूं। तो रॉ ऑयल जब मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.8 गुणा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 0.8 गुणा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों इकाइयों में आप उस ऑयल की डेंसिटी बता सकते हैं। बस आपने किसकी मदद ली? आपेक्षिक घनत्व की मदद ली। तो हो जाएगा काम यहां से कितना बेटा? ये तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
एक और दूसरी टर्म यहां पर रहती है, इसे हम विशिष्ट भार या स्पेसिफिक वेट कहते हैं। और विशिष्ट भार या स्पेसिफिक वेट का मतलब है कि जो भी पदार्थ है उस पदार्थ का भार बटे पदार्थ का आयतन, कुछ अलग नहीं है ये भी, है ना। बस भार के रूप में अपन बात करना चाहते हैं। और पदार्थ का भार अपन क्या लिखते हैं बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र में m द्रव्यमान है तो उसका पदार्थ का भार, पदार्थ का आयतन, और इसी m बाई वी को क्या जानते हैं हम, रॉ। तो ये रॉजी से हम यहाँ पर किसी भी पदार्थ के लिए विशिष्ट भार को बताते हैं, है ना। फिजिकल मीनिंग कैसा क्या निकल कर आएगा वो अपन आगे सवालों में जहां उपयोग में आएगा वो देख लेते हैं, फिलहाल सिंपल डेफिनेशन है। और एक और टर्म यहां पर रहती है विशिष्ट गुरुत्व। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम यहां पर कहते हैं। और इसका सिंपल मतलब ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, किसी पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व अपॉन पानी का विशिष्ट गुरुत्व। अब किसी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा, देखो तो रॉ इंटू जी। अब जिस भी पदार्थ की अपन बात करें, जिस भी मटेरियल की बात कर रहे हैं, रॉ एम इंटू जी। और पानी के लिए बात करेंगे तो रॉ डब्ल्यू इंटू जी, जी से जी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, रॉ एम बटे रॉ डब्ल्यू। और यही वास्तव में क्या होता है, किसके बराबर होता है, आपेक्षिक घनत्व के बराबर भी होता है। मतलब न्यूमेरिकली ये चीज और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, सेम। टर्मिनोलॉजी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब सवालों में हमें जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा याद रखना है। फिलहाल हमें रटी हुई बात क्या होनी चाहिए, ये वाली आपेक्षिक घनत्व आपको रट के याद रखना है कि भैया आपेक्षिक घनत्व मतलब सीधा सीधा कोई भी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। देखिए आगे, देखा भैया। चलिए दाब की बात करते हैं। और दाब को यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे मान लो इस रूम में गैसें भरी हुई है, और जो गैसें भरी हुई है ये इस कमरे की दीवारों पर किधर फोर्स लगा रही है, कैसे फोर्स लगा रही है। क्या ये गैसें इस कमरे की दीवारों को अंदर खींच रही है, किधर, बाहर। इस कमरे में जो भी दाब है, ये दाब किस प्रकार से अपनी उपस्थिति बताता है कि जैसे मैं इसमें और एक्स्ट्रा गैसें भर दूं तो शायद आप समझ जाएंगे कि इस कमरे में गैसों की मात्रा बढ़ जाने पर इस दीवारों पर लगने वाला जो बल है बाहर की ओर और ज्यादा लगने लगेगा, बढ़ जाएगा। इस दीवार पर उधर, इस दीवार पर उधर, इस छत पर, इस तल पर, नीचे। तो जो भी सतह रहती है उस सतह पर लंबवत जितना भी बल लगेगा, लंबवत जितना भी बल लगेगा बटे क्षेत्रफल, किसकी तरह परिभाषित होता है, दाब। एफ बराबर, सॉरी, पी बराबर एफ बाय ए।
तो जितना भी वहां पर उस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल लग रहा होगा, उस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग रहे बल को ही क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। विशेष बात बस ये है कि हम जिस सतह पर दाब ज्ञात करना चाहते हैं, बल जो लगाया जा रहा है वो लंबवत वाला ही बल हम इस दाब के लिए काम में लेंगे। मान लो इधर कोई बल लग रहा है, तो इधर लग रहा बल, यानी इस वायु में अगर इधर कोई बल को कुछ भी कारण से अगर इधर कोई बल लग रहा होगा, तो क्या वो इस सतह पर दाब आरोपित कर सकता है? नहीं। इस सतह पर दाब कौन आरोपित कर सकता है? सतह से लंबवत सतह को दबाने में, पिचकाने में किया गया जो भी लगाया गया जो भी बल है, वही दाब उत्पन्न करेगा। तो इसकी वास्तविक परिभाषा में मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? इसकी वास्तविक परिभाषा में मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, एफ लंबवत बटे, किसके लंबवत? उस क्षेत्रफल के लंबवत। जो क्षेत्रफल है, जो सतह है, उस सतह के लंबवत यहां पर हम बल की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर कुछ ऐसा हमने समझा है। कोई भी ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है हमने बोल दिया डेल्टा ए है, ठीक है। और इधर कुछ गैसें हैं और यहां पर इस पर बल आरोपित किया जा रहा है, मान लिया डेल्टा एफ। तो जो प्रेशर हम यहां पर लिख देंगे वो लिख देंगे डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। और सुनते जाना, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं जो भी क्षेत्रफल है एरिया के परपेंडिकुलर एक तरफ से लगाया गया बल बटे क्षेत्रफल एरिया। ये क्या लिखा है मैंने? एक तरफ से लगाया गया बल बटे एरिया। एरिया भी किसका? एक तरफ का। जैसा मान लो ये वस्तु है और इस वस्तु पर इधर से भी कुछ अगर बल लग रहा है, इधर से भी कुछ बल लग रहा है, समान, ऐसे इधर से भी इधर से। मुझे बताना है कि इस वस्तु पर इधर से कितना दाब उत्पन्न हो रहा है। तो मैं सिर्फ इधर से लगाए गए बल की बात करूंगा, क्योंकि कुल बल इधर और इधर का तो क्या हो जाता है? जीरो। पर मैं इधर से बात करूंगा तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा? इधर से लगाया गया बल, और बल भी कैसा? लंबवत। तो एरिया के लंबवत एक तरफ से लगाया गया बल। और जितने एरिया की आप बात कर रहे हैं वो एरिया। और काफी बार एरिया में भी अपन देखते हैं कि इधर का भी जोड़ा है, इधर का भी जोड़ा है, ऐसा नहीं करना। जिधर जहां बात करनी है वहां तक का एरिया अपने को समेटना है, वहां तक का एरिया लेना है। जैसे मान लो एक परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई जिसमें कहा ये सतह है और इसमें कहा कि ये इसका अभिलंब है सतह का, और यहां इस प्रकार से एक बल एफ लगाया जा रहा है किसी एरिया पर, और ये एरिया जो यहां से यहां तक का है, ये एरिया अपने को बोल दिया ए। इस एरिया पर इस प्रकार से बल लग रहा है। अब अगर अपने को दाब निकालना है, प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो बल का, और बल का लंबवत घटक, बहुत बढ़िया, अपॉन जो भी क्षेत्रफल है वो अपन वहां लिख देंगे। फिर बात यहां पर क्या आती है, सुनते जाना। फिर बात यहां पर क्या आती है कि जो ये दाब निकल कर आया है, इस दाब में जैसे मान लो यहां इस बिंदु पर कोई दाब है, क्योंकि अपन जानते दाब ऐसी चीज है जो इस कमरे में हर जगह मौजूद है, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अपन इस कमरे में या इस कंटेनर में है तो इस कंटेनर में यहां पर दाब इस जगह पर या उस जगह पर, उस जगह पर, मतलब कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। दाब सब जगह यूनिफॉर्म है। हाँ, अलग अलग कंडीशन में हम आगे पढ़ेंगे कि कहीं पर दाब ज्यादा हो सकता है, कहीं दाब कम हो सकता है, या विभिन्न बिंदुओं पर दाब समान भी हो सकता है। ये हम बात करेंगे आगे, पर दाब होगा यहां पर। अब बात को ध्यान से समझिएगा कि दाब को, जैसे यहां पर इस बिंदु पर मैं दाब की बात कर रहा हूं, तो मैं अगर इस दाब को इस दिशा में नापूंगा, मतलब मैं यहां से दाब को मेजर करता 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 यहां इस दिशा में इस बिंदु पर दाब नापने लगा। वही इस बिंदु पर दाब इस दिशा से मैंने नापा, नीचे की दिशा से मैंने नापा, इस दिशा से मैंने नापा। दाब हर दिशा में, प्रत्येक दिशा में अपने को क्या मिलेगा? उस बिंदु पर समान। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि ये सदिश राशि नहीं है, ये क्या है? अदिश राशि है। और अलग अलग दिशाओं से अगर उस बिंदु पर दाब जो नापा जा रहा है अगर वो समान मिल रहा है, तो हम वहां से इसको कहते हैं आइसोट्रोपिक। हिंदी में कोई बता देगा? हाँ?
समदेशिक। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, दाब एक आइसोट्रॉपिक समदेशिक राशि है। दाब जो है अदिश राशि है। इकाई दाब यहां पर हमने किस तरीके से परिभाषित किया बेटा, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और बल न्यूटन बटे, और इसी को क्या कहा गया है, पास्कल, पीए, पास्कल। तो जो एक एटमॉस्फियरिक प्रेशर है, जिसको अपन आगे देखेंगे भी सही किस प्रकार से निकाला गया, मतलब एक वायुमंडल में जो हमारे ऊपर दाब आरोपित हो रहा है, जिसको 1 ATM हम कहते हैं, एक एटमॉस्फियरिक, एक वायुमंडलीय दाब हम कहते हैं, इसका मान निकल कर आता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 10⁵ पास्कल। अब ये बात हम करेंगे कि क्यों 10⁵ कैसे आया है, किस तरीके से हमने इसको निकाला है। एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें बहुत सारे, उनके आधार पर हम निकाल लेते हैं, बता देते हैं। इसी दाब को यहां पर 1 ATM को हम इसकी और इकाई अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, न्यूटन के अलावा, मतलब सीजीएस में न्यूटन को सीजीएस में, तो ये इकाई क्या हो जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अपन सीजीएस में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को एक बार भी लिखा जा सकता, नहीं, इसको अपन यहां पर लिखेंगे 760 mm ऑफ एच भी लिख देंगे। ये क्या होता है इसका मतलब, ये भी हम समझेंगे। इसका मतलब ये होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जब एक वायुमंडलीय दाब किसी सतह पर लगता है, कि जब वायुमंडलीय दाब किसी सतह पर लगता है और किसी पात्र में मरकरी भरी हुई है, तो वो मरकरी वायुमंडलीय दाब के कारण, सिर्फ वायुमंडलीय दाब के कारण, उस एक कॉलम में कितनी हाइट, ऊंचाई उठती है, 76 सेंटीमीटर। इसीलिए यहां पर इस दाब को विशेष रूप से मरकरी की मदद लेकर इस प्रकार से 760 mm या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी लिखा जाता है। और विशेष रूप से दाब मापन के लिए मरकरी से ही प्रेम क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये मरकरी द्रवों में बहुत भारी होती है, इसका घनत्व ज्यादा होता है। अगर यही आप इस मरकरी के बजाय इस्तेमाल कर लेते, लाइक वाट, पानी का यूज कर लेते बेटा, पानी का, तो पानी का यूज करने पर जो ये कॉलम था ना, कॉलम मतलब कितनी ऊंचाई पर वो पानी, उस वायुमंडलीय दाब के कारण उस ट्यूब में पानी कितनी ऊंचाई पर जाएगा, वो लंबाई आती 10 मीटर, 10 मीटर। अब लैब में 10 मीटर की ट्यूब लेना और एक्सपेरिमेंट को करना संभव नहीं है। एक्सपेरिमेंट 776 सेंटीमीटर का मतलब समझ गए ना, लगभग लगभग 2-2.5 फीट के आसपास, तो यही हो गया, नहीं हुआ क्या भाई, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाता है, 1 मीटर में 3.25 फीट की अंदाजा कुछ अपन लगाते हैं, तो 76 में लगभग 2-2.5 मीटर के आसपास ही हो गया। तो यहां पर ये खुद 2-2.5 फीट हो गया, तो इतना यहां पर हमने इस मरकरी का उपयोग करना प्रायिकता पे लिया। वाटर को यहां पर इसके लिए यूज नहीं किया गया, स्टैंडर्ड मरकरी बन गया। इसके अलावा और क्या होता है, टॉर भी होता है, 760 टॉर, मतलब उसी को mm ऑफ एच जी, इसी को 1 बार 1.0, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 ही अपन यहां पर लेकर बात करेंगे। ये लिखो फटाफट फटाफट, और देख लेता हूं अगर इसमें कुछ ऐसा है तो।
लिखिए ये पॉइंट्स। इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा। सिंपल सी बात ये है कि जैसे ये एक लिक्विड है, ये कोई एक पात्र है। इस पात्र में यहाँ पर इतना यहाँ तक तल में पानी या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। हम इस बिंदु पर बात कर रहे हैं दाब की। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर दाब मापन के लिए या दाब की बातें करने के लिए जब आप अलग अलग प्रक्रियाएं लगाएंगे, तो दाब का मापन अगर यहाँ पर आप सीधे यहाँ इस बिंदु को उपयोग में लेके और इस एच गहराई पर दाब मापन करेंगे तो भी वही मात्रा आएगी। आप अगर किसी और बिंदु से नीचे जाकर फिर इधर से दाब मापन की बातें करेंगे तो भी उस बिंदु पर दाब का वैल्यू सेम आएगा। और किसी और दिशा से भी अगर उस बिंदु पर दाब को कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी और समीकरण का उपयोग करके भी दाब कैलकुलेट करना चाहते हैं, पर बिंदु वही है, तो किसी भी दिशा से नापा जाए उस दाब का मान क्या आएगा? समान। इसीलिए हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट समदैशिक, मतलब किसी भी दिशा से नापा जाए मान उसका क्या आना चाहिए? समान। ठीक है बात। अगला पॉइंट अपन यहां पर लिखते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बेटे जैसे ये कमरे की दीवारें हैं और कमरे की दीवारों पर क्या होता है, हमेशा अगर अंदर गैसें भरी है तो ये गैसें दीवारों को किधर की तरफ धक्का दे रही है? बाहर की तरफ। इसको कहते हैं कंप्रेसिव इन नेचर। यानी ये दाब हमेशा संपीड़न करने का काम करता है, किसी भी वस्तु को कंप्रेस कराने का काम करता है। जैसे अपना शरीर देखो, अपना शरीर देखो, अपने शरीर पर बाहर से एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है ना, फिर हम पिचक क्यों नहीं जाते? क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ाया होगा ना आपको कि ये दाब हमारे ऊपर बचपन से लग रहा है, और इस दाब को एडजस्ट करने के लिए जितना अंदरूनी हमें दाब अपने शरीर के अंदर उत्पन्न करना चाहिए वो हम करके रखे हैं। उसके लिए हमारे अंदर की बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है उनके हिसाब से हमारे अंदर हमने उतना दाब क्रिएट कर रखा है कि हम बाहर वायुमंडलीय दाब को झेल सके। और आपने सुना होगा, कभी कभी आपको बताया होगा, जब पानी में अधिक गहराई पर चले जाते हैं तो वहां पर दाब अधिक बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा गहराई पर जाने पर पानी द्वारा जो आरोपित दाब है उसको सह नहीं पाता। इसीलिए बहुत गहरी जब हमें छलांग या समुद्र में गहराई पर जाना होता है तो उसके लिए क्या आता है? एक सूट आता है। एक सूट आता है विशेष प्रकार का, जिसके अंदर आपको पानी की गहराई में जाने पर भी आप उस गहराई वाले दाब को हमारे शरीर पर ना आरोपित होकर वो सूट झेल लेता है। और काम उल्टा होता है जब अंतरिक्ष में चले जाए। अंतरिक्ष में एक वायुमंडलीय दाब, और हमारे शरीर को क्या आदत है? बाहर की ओर उस एक वायुमंडलीय दाब को एडजस्ट करने के लिए बाहर की ओर बल लगाने की आदत है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? एक सूट पहन के जाते हैं वापस से। क्या हो अगर वो वहां जाकर उस सूट को खोल दें? फट जाएंगे। क्योंकि बल किधर लगेगा? बाहर से अंदर लगने वाला। ये सच्चाई है, समझ रहे? अभी क्या है, हम सब क्यों नॉर्मली बैठे? एडजस्ट हो चुकी है हमारी बॉडी, अडेप्ट कर चुकी है बचपन से। ठीक है बात। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिखेंगे जो हमने सीक्वेंस में लिखे ना, इसी में स्टार लगा के अगला पॉइंट लिख लो। दाब बल लिख रहा हूं कि दाब के द्वारा लगाया गया बल है ना, तो अपन उसको कह रहे हैं दाब बल संपीड़न प्रकार का होता है। दाब बल संपीड़न प्रकार का होता है। संपीड़न प्रकार का होता है। इसी में अगला स्टार लगा के तुरंत लिखें। स्थैतिक द्रवों में, स्थैतिक द्रवों में यानी वो द्रव जो रुके हुए हैं, चल नहीं रहे, स्थैतिक द्रवों में जब समान तरल
स्थैतिक द्रवों में जब समान तरल लिया जाता है तो एक क्षैतिज रेखा पर मौजूद तो एक क्षैतिज रेखा पर मौजूद सभी बिंदुओं पर दाब समान प्राप्त होता है। दाब समान प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो हमने लिया कोई पात्र, और पात्र भी कैसा लिया बेटा? स्थिर। आपको शायद हमने बात की न्यूटन्स लॉ में, हमने ये बात की होगी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, एक पात्र में जब हम लिक्विड लेकर उसे त्वरित कराते थे तो वो ऐसे हो जाता था, स्यूडो फोर्स के कारण। मंदित करा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, नियत वेग से चलता है तो ऐसे रहता है। तो बात हम फिलहाल वही कर रहे हैं कि हम किसी स्थिर पात्र में ही, स्थैतिक वाली कंडीशन में ही लेकर जब किसी द्रव को यहां पर भरे हुए हैं, तो हमारे कहने की कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षैतिज तल पर, जैसे यहां एक बिंदु लिया गया और इसी क्षैतिज रेखा में यहां पर एक बिंदु बी लिया गया, तो कहानी का सार क्या है? पी ए बराबर पी बी। फिर हम आते हैं कि इन द्रवों में ऊर्ध्वाधर दिशा में किस तरीके से दाब परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो समझिएगा कि ये हमने यहां पर एक पात्र ले लिया, ऊर्ध्वाधर दिशा में हम बात करना चाह रहे हैं। ये यहां पर इस प्रकार से कोई ये द्रव भरा हुआ है, स्थिर द्रव है, यहां पर भी बातें बदली नहीं गई है। और ध्यान से सुन लेना, 1 मिनट लगेगा। अब यहां पर मुझे पता करना है कि किस प्रकार से इस गहराई पर दाब बदलेगा। तो मान लेता हूं यहां पर कोई बिंदु है, यहां इस बिंदु को हम ले लेते हैं ए, या ए ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और यहां पर एक बिंदु है बी, और हम जानना चाहते हैं यहां से यहां अगर मैं एच गहराई पर जाता हूं तो दाब किस प्रकार से बदलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन, एक इस प्रकार से इस द्रव का ही एक सेक्शन काट लेते हैं। यानी ये सिलेंडर जो मैंने बनाया ये वास्तव में अलग कोई सिलेंडर नहीं है, जो द्रव वहां ए से बी तक है ना, उसी द्रव को क्या बना दिया, एक सिलेंड्रिकल आकार के द्रव को स्टडी करना है। लिक्विड पूरा है, हमें किस लिक्विड को स्टडी करना है? इस सिलेंडर के अंदर अंदर मौजूद सारे लिक्विड को। और उस लिक्विड को हमने क्या, किस आकार में मान लिया है? एक सिलेंडर के आकार में। सिलेंडर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहां पर, ये ऊंचाई h। अब ये सिलेंडर, ये द्रव यहां इस आसपास के द्रव के कारण नीचे या ऊपर गति नहीं कर रहा, यानी जो भी ये सिलेंडर में द्रव मौजूद है, ये सिलेंडर में मौजूद ये द्रव निकाय स्थिर है तो ये खुद भी स्थिर है। यानी इस पर अगर मैं नेट फोर्स लिखूं तो नेट फोर्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए बेटा। अब बताइए, ये ज्यामिति, ये सिलेंडर मैंने यहां बाहर निकाल के बना लिया, इसकी ऊंचाई h, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a। तो इस पर ऊपर से कितना लंबावत बल लग रहा होगा, कोई बता सकता है? अभी हमने कहा था, ये देखो यहां पर अभी हमने कहा था कि लंबावत बल को अगर मैं निकालना चाहूं तो दाब को a से गुणा कर सकता हूं बेटा, या मैंने दाब को निकाला था तो लंबावत बल बटे a किया था। तो मुझे फिलहाल क्या चाहिए? बल चाहिए, बल चाहिए। तो यहां पर ये बल कितना हो जाएगा? इस बल को लिखा जाएगा पी ए इंटू ए। पी ए क्यों लिख रहा हूं बेटा? ये ए बिंदु वाला दाब है, हाँ के ना। और इस बी बिंदु पर, यानी इसको क्या लिखूंगा, इस दाब को पीबी, तो इस पर ऊपर की ओर, क्योंकि आपने ये भी सीखा है कि दाब हमेशा कंप्रेस करता है, तो ऊपर से भी कंप्रेस करेगा नीचे की ओर, नीचे से भी कंप्रेस करेगा ऊपर की ओर। तो यहां पर कितना बल लगेगा? पीबी इंटू, अब इस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर से लग रहा दाब बल, नीचे से लग रहा दाब बल, अब इनमें से कौन बड़ा होगा? ये मत कह देना बराबर होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? कुल बल। इस पर अभी इस पूरे पर भार बल भी तो लग रहा है, हाँ के ना। इस सिलेंडर पर दाब बल के साथ साथ भार बल भी लग रहा है, और समस्त बल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नीचे नीचे लग रहे सब बलों को जोड़ो, तो पी ए इंटू प्लस बराबर पीबी।
पूरी समीकरण को ए से भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस बराबर, यहां से मैं लिख दूंगा पी बी माइनस पी ए, क्योंकि गहराई पर दाब क्या होने वाला है, ज्यादा, इसीलिए मैंने क्या किया, ज्यादा दाब माइनस, बराबर एम जी बाय ए, और इसी को मैं क्या लिख दूं, डेल्टा पी, ए और बी के बीच में दाबांतर, और ये क्या हो जाएगा एम। अब एम बोलो, एम कैसे लिखा जाएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, और इस सिलेंडर का आयतन कितना होगा, अरे बोलो, एच रॉ, एच इंटू ए, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अरे यार, सिलेंडर का आयतन यही तो होता है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो ये सिलेंडर का कुल आयतन हो गया, आयतन को किससे गुणा कर दिया, घनत्व से, क्या बन गया ये चीज, एम इंटू बटे ए से ए कैंसिल, तो क्या आ गया, डेल्टा पी बराबर रॉ जी एच। तो अगर अब मुझे यहां से क्या शिक्षा मिलती है कि यदि मुझे यहां पता है दाब कितना पीए, और इस पीए से मैं पीबी पर जाना चाहता हूं, यानी पीबी अगर मैं लिखना चाहता हूं तो सबसे पहले पीबी बराबर पीए लिखूंगा, सुनना मेरी बात, सबसे पहले पीबी बराबर, अब ये देखो कि ए से बी तक जाने के लिए नीचे जाना है तो प्लस, और कितना नीचे जाना है, एच, तो रॉ जी एच। यहां ए से ऊपर जाना होता तो माइनस, अगर एच ऊपर जाना होता तो माइनस रॉ जी एच। ये भी मैं बता देता हूं कि सर प्लस माइनस ध्यान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बेटा, बस ये देखना कि ये वास्तव में दाबांतर आया किसके कारण है, तो जब आप mg की दिशा में ही विस्थापित होंगे तो क्या लगाएंगे, जब mg के विपरीत दिशा में विस्थापित होंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है भाई लोग, ईएलपी अभी मिली है क्या फ्लूइड की, और उसके रोटेशन के सॉल्यूशंस, यार ये हिंदी वाला पढ़ता है लोचा, हिंदी का काम हमेशा 2 दिन डिले चलता है, वो ऑर्डर जब इंग्लिश का प्रिंट होके आएगा फिर हिंदी का जाता है। तो फिर होमवर्क क्या करेंगे आज, होमवर्क में अपन करेंगे सर्कुलर की ईएलपी 1 2 3, सर्कुलर मोशन, अरे भूल गए, वृत्तीय गति भाई, ईएलपी 1 2 3 सब लोग रिवाइज करेंगे, जिन्होंने, जिनको लगता है कि सर मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही की थी, संडे को ही की थी, कोई होगा नहीं वैसे ऐसा, पर फिर भी तू तो रहने दे, अगर ऐसा कोई है तो वो आगे 4 5 6 पर बढ़ जाए, पर ईएलपी सर्कुलर की पूरी निपटानी है ना, इन्हीं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। थैंक यू।